हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक गाइस हम कवर अप करेंगे दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो उनके रिलेशनशिप को गवर्न करता है, उसको नेगोशिएट कर सकें, कि उसके अंदर चेंजेस ला सकें, अपने हिसाब से उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस ला सकें। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस in which the representative of employer and employees meet and attempt to negotiate a contract governing the employer-employee union relationship। तो यही होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। एक साइड पे एक एक मीट करेंगे, वो इधर एक साइड पे एम्प्लॉयज़ के जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ जाएगा, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ जाएगा, और वो जो भी उनके इश्यूज होंगे, जो भी उनको दिक्कतें होंगी, उसके ऊपर वो बातचीत करेंगे, और बातचीत कर कर वो अपना पक्ष रखेगा, वो अपना पक्ष रखेगा, और वो एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे जिसपे दोनों पक्ष राजी करते होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेल योगर, कोलेक्टिव बार्गेनिंग एक टर्म है जो कि एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है जहाँ पे इन विच जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो डिटरमाइन करी जाती हैं बार्गेनिंग प्रोसेस के थ्रू, जो कि होता है जो कि इस हिसाब से होता है कि एक साइड तो जो है वर्कर्स है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉयर है उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। सो कोलेक्टिव बार्गेनिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन in which the essential conditions of employment are determined by a bargaining process undertaken by representative of group of workers on the one hand and on or more employers on the other hand, one or more employers on the other hand। तो यही होता है कोलेक्टिव बार्गेनिंग की, जो रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ वो अपने अपने पक्ष रखते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कोलेक्टिव बार्गेनिंग डिस्कशन इन्वॉल्व करती है, नेगोशिएशन इसके अंदर होती है दो ग्रुप्स, दो पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो जो हमारा ये शब्द है, ये जो हमारा वर्ड है दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग ना, ये दो वर्ड्स के मेल से बना है। इसके अंदर टू वर्ड्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज कलेक्टिव एंड सेकंड इज बार्गेनिंग। तो देखते हैं कि ये क्या मतलब होता है। तो इसको हम कलेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे 1000 एम्प्लॉयज़ हो गए, 1,00,000 एम्प्लॉयज़ हो गए, 100 एम्प्लॉयज़ हो गए, कितने भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे के सारे ना एज अ ग्रुप अपने आप को रखते हैं, ना कि ऐसे कि XYZ एक अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, नहीं, वो अपने आप को एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इसको कलेक्टिव कहते हैं कि सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसे ही एम्प्लॉयर्स का होता है। इसको बार्गेनिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज द मेथड ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल एंड ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स। क्योंकि जब हम इधर बातचीत करते हैं तो कोई वो कहेंगे कि आप इस वेज रेट पे मान जाएं, वो कहेंगे कि नहीं हम ये नहीं देंगे, हम इससे कम देंगे, इससे ज़्यादा देंगे। तो ऐसे इसके अंदर ऑफर होते हैं, वो आपको कुछ ऑफर करेंगे, आप उनको काउंटर ऑफर करेंगे कि नहीं ये, और ऐसे वो आपको कुछ प्रपोजल देंगे, आप उनको काउंटर प्रपोजल देंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक रैशनल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो लॉजिकली हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो अब लेट्स मूव टुवर्ड्स कि हमारी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो एक कलेक्टिव होता है क्योंकि सारे के सारे मिलजुल कर रिएक्ट करते हैं, अपने आप को एक इंडिविजुअली नहीं एक ग्रुप में करते हैं। स्ट्रेंथ इसलिए होता है क्योंकि अक्रॉस द टेबल बोथ जो पार्टीज है ना बार्गेनिंग करती हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, कि उनकी जो इक्वल होती हैं स्ट्रेंथ्स। और इन कलेक्टिव बार्गेनिंग जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है ना, वो दोनों पार्टीज की इक्वल होएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई ज़्यादा ऊंचा है कोई ज़्यादा कम है, नहीं, वो एक लेवल पर आकर बातचीत करते हैं। वो बार्गेनिंग ही इसलिए होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता ही इसीलिए है कि जो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं वो एक लेवल पर आकर एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हुए बातचीत करें। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर कोई रिजिडिटी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं ऐसा ही करना है, नहीं वैसा ही करना है। हम बातचीत कर कर आते हैं एक नतीजे के ऊपर। वॉलेंट्री होता है कि कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी कंडीशन के ऊपर कोई भी ऐसी दिक्कत है उसके ऊपर बात की जाती है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए होता है क्योंकि ईच पार्टी नीड समथिंग दैट अनदर पार्टी हैज़, कि एक पार्टी को वो चीज़ चाहिए जो कि दूसरी पार्टी उनको प्रोवाइड कर सकती है। जैसे इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो लेबर्स है ना,
वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और मैनेजमेंट ये चाहती है कि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, और वहीं पे साइड बाय साइड जो मैनेजमेंट है ना वो उनको अच्छा पे दे सकती है। तो एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं, लेबरर्स ये चाहते हैं कि हमें अच्छा पे मिले, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गई कलेक्टिव बार्गेनिंग और वहीं मैटर ओवर हो गया, नहीं। एग्रीमेंट में चेंज आते रहते हैं, बार बार भी कोई ना कोई बात हो ही जाती है जिसके अंदर हमें करना पड़ता है। डायनामिक होता है, ये पावर रिलेशनशिप को बताता है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि सारे जैसे 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो कोई एक पर्सन उनको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी इन्वॉल्व की जाती है। एग्रीमेंट्स को, बातचीत को रखने के लिए एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है बातों को। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, दैट इज टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने टाइप्स की होती है। तो गाइस ये 4 टाइप की होती है। तो सबसे पहले आती है कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव से ही आप समझ रहे हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होती है, प्रॉफिट की, सरप्लस की, सैलरी की, वेजेस की। तो जो पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को देता है उसके ऊपर जो बार्गेनिंग होती है वो हमारी कंजक्टिव और हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होती है। तो इट इन्वॉल्व हैंडलिंग ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, बोनस हो गया, इनके ऊपर जिसके अंदर डिस्कशन करी जाती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वेयर माई गेन इज योर लॉस एंड यूर गेन इज माई लॉस, ये इस बात के ऊपर डिपेंड होती है कि तुम्हारा अगर फ़ायदा होगा तो मेरा नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो यूनियन नेगोशिएट करती है कि उनको मैक्सिमम वेजेस मिले, और मैनेजमेंट चाहती है कि उनको कम से कम पैसा देकर उनसे ज़्यादा हम काम निकलवा लें। तो इन चीज़ों के ऊपर जब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बैठकर बातचीत करते हैं, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, बोनस हो गया, इन टॉपिक्स को लेकर, तो इसको हम हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। कोऑपरेटिव बार्गेनिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की सिचुएशन को समझकर एक नतीजे पे आएंगे। तो वही होता है कि समटाइम्स क्या होता है ना कि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस इनकर कर रही होती है, रिसेशन का टाइम होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा लोअर कंडीशन पे होती है। तो इस सिचुएशन में ना कंपनी इनकेपेबल हो जाती है कि वो अपने जो लेबर्स हैं उनकी डिमांड नहीं फुलफिल कर पाती, उनको वेजेस एंड प्रॉफिट्स नहीं दे पाती। तो कंपनी बहुत ज़्यादा रिसेशन फेस कर रही है, वो नहीं दे पा रही है। तो इसमें क्या होता है कि ना ट्रेड यूनियंस उनको सपोर्ट करती हैं, वो ये कहती हैं कोई बात नहीं, हम कम पैसे पर ही काम कर लेंगे, जब आपको प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, जब रिसेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, बूम का टाइम आ जाएगा, जब आपको कमाई होएगी, आपको सरप्लस रिसीव होएगा, प्रॉफिट रिसीव होएगा, तो आप जब हमें पे कर देना, अभी हम कोई बात नहीं, कम सैलरी पर, कम वेजेस पर काम कर लेते हैं। तो देयरफॉर दे लुक एट द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ द पार्टी शुड पोस्टपोन द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ रिसेशन, द लेबर शुड गिव द वेजेस एट द हायर रेट एज वेल एज द जॉब सिक्योरिटी। वो यही कह रहे हैं कि जब रिसेशन का टाइम चला जाएगा तो उनको अच्छी सैलरी दे दी जाएगी, अच्छे वेजेस दे दिए जाएंगे, बट इस टाइम उनकी थोड़ी कंडीशन कंपनी की, फॉर्म की अच्छी नहीं है, वो उनको अच्छे प्रॉफिट्स नहीं दे सकती। तो इन दिस वे जो हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो यूज़ करी जाती है लेबर एंड एम्प्लॉयज़ को बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू सेव द एंटरप्राइज फ्रॉम लॉस, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको नुकसान से बचाने के लिए, वो बंद ना हो जाए, इस वजह से उसको बचाने के लिए वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम रेट पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस कंडीशन पर कि कोई बात नहीं, फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट दे देगी। तो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। उसके बाद हमारी आती है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। नाम से ही समझ आ रहा है, प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बार्गेनिंग करी जाती है। तो अंडर दिस मेथड द बार्गेनिंग इज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। ये जो बार्गेनिंग है ना, ये इसलिए करी जाती है कि जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स है ना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनको पूरा किया जा सके, उन्हें कंप्लीट किया जा सके। तो कुछ कंडीशंस को, सर्टेन कंडीशंस को अपने माइंड में कैप्ट कर रखते हुए अपना मैनेजर उनके सामने बातचीत करता है, उनको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है कि आपका एक प्रोडक्टिविटी का स्टैंडर्ड है, आपको इसके हिसाब से काम करना है। अगर लेबर उसके हिसाब से काम करती है तो अच्छी बात है, तो उनको अच्छा पे प्रोवाइड करा जाएगा, अदरवाइज उनको थोड़ा कम पे प्रोवाइड करा जाएगा। तो इफ़ द लेबर बिकम कैपेबल ऑफ अचीविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन देन बेटर वेजेस एंड प्रॉफिट आर प्रोवाइडेड टू दैम, कि अगर जो हमारे लेबरर्स हैं, हमारे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम करेंगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे, तो हम उनको अच्छा प्रॉफिट, अच्छे वेजेस प्रोवाइड कर देंगे।
तो हैंस वी कैन से दैट in the method there is a visible relationship between employer's salary and profit as well as productivity. तो एक completely simple सी बात है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे सैलरीज हैं, वेजेस हैं, उसका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है हमारी उसके साथ कि हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी होगी. In an enterprise, manager can have a good control over the activities of employees, and the negotiator can determine the principle of collective bargaining to be done in future in advance by following this method. इससे क्या होता है कि ना जो हम ना पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना ये होगी, फ्यूचर में हम इसके हिसाब से काम करेंगे. तो हमारी जो ये प्रोडक्शन वाली बार्गेनिंग है ना ये बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ की जाती है. मतलब ऐसा सच कभी कोई बेस नहीं लिया जाता. हम प्रोडक्टिविटी को एज अ बेस नहीं लेकर चलते, फ्यूचर में स्टैंडर्ड नहीं बना के चलते. तो दिस इज़ अ रेयरली यूज मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. अब उसके बाद हमारी लास्ट आती है दैट इज कंपोजिट बार्गेनिंग. कि कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है. तो इन प्रोडक्शन रिलेटेड बार्गेनिंग द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर बेनिफिट्स एंड सैलरी इज विद प्रोडक्टिविटी. तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग थी उसके अंदर तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट का जो रिलेशनशिप था वो सैलरी उससे प्रोडक्टिविटी के साथ था. बट कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है ना कि सैलरी से अदर देन जो बेनिफिट्स हम हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, जो बार्गेनिंग इन कंडीशंस पे की जाती है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस पे होगी कि हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं वो सही नहीं है, हमें अगर कोई बात हमारी टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचानी है तो हम नहीं पहुंचा पाते, इस मुद्दे पे होगी, या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी. तो इन मुद्दों से रिलेटेड रैदर देन सैलरी और वेजेस जो बार्गेनिंग करी जाती है ना उसको हम कंपोजिट बार्गेनिंग कहते हैं. तो अंडर दिस मेथड whatever agreement is made between the two parties it increase the workload of the laborers. तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग होती है उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है ना वो हमेशा ही जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबरर्स हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करता है, उनका जो वर्कलोड है इंक्रीज करता है. अब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है वो बहुत मेहनत करता है और उसके बाद वो 800 यूनिट एक एक्स प्रोडक्ट के बनाता है, बट उन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड जो है ना 1000 यूनिट्स का डिसाइड कर दिया. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स. तो उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हाई हो गया. तो इस वजह से जो ना ये बार्गेनिंग है ना ये वर्कलोड बहुत ज़्यादा देती थी जो हमारी प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग थी. टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम लेबर अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ कंपोजिट बार्गेनिंग. तो इसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कंपोजिट बार्गेनिंग की जो टेक्निक है ना उसको अडॉप्ट किया. तो अंदर दिस बार्गेनिंग जो लेबर है ना कीप 2 एस्पेक्ट्स इन माइंड वाइल मेकिंग एन एग्रीमेंट. वो अपने माइंड में 2 एस्पेक्ट्स रखते हैं. अंडर दिस बिसाइड इंक्रीजिंग इन वेजेस एम्प्लॉयर ऑल्सो डिमांड फॉर पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. कि वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे सिर्फ वेजेस बढ़ाए जाएं बट वो ये भी चाहते हैं कि हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में भी पार्ट लिया जाए कि वो अच्छे से उनको कम्युनिकेट कर सके, वो अपने जो इश्यूज़ हैं मैनेजमेंट तक या फिर उनकी जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं वो अच्छी हो. वो मैनेजर्स से ना so they demand for manager not to change the terms of work and standard determined and the level of employment at the time of determining the labor standard in composite bargaining. They keep in mind that it should not increase their workload. तो कंपोजिट बार्गेनिंग इस बात को ध्यान में रखी की जाती है कि जो वर्कलोड है एम्प्लॉयज़ का वो ना बढ़े, उनको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएं जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके. तो इन दिस मैनर बार्गेनिंग वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर्स. कि इसमें ना बस सिंपल सी बात है, कंपोजिट बार्गेनिंग में गाइस क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे ना फोकस कर आपको अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं. जैसे पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट दे दी, आपकी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसे अच्छा कर दिया, आपको वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छी दे दी, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ दे दी जिससे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं. इन चीज़ों पर जो बार्गेनिंग होती है कि वो कह रहे हैं कि नहीं ट्रेनिंग वगैरह दो, तो ये सारी बातें होती हैं, ये सारी की सारी आती है कंपोजिट बार्गेनिंग में. तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमारी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो सबसे पहले तो सिचुएशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है कि मुद्दा ज़्यादा ना इंक्रीज हो, जो प्रॉब्लम है डिस्प्यूट है वो ज़्यादा ना इंक्रीज हो, ज़्यादा ना बढ़े, उससे पहले ही उसके ऊपर बार्गेनिंग कर ली, नेगोशिएशन कर ली कि स्ट्राइक्स तक, हड़तालों तक बात ना जा सके. ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है एम्प्लॉयज़ की कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी बात आगे रख पाते हैं मैनेजमेंट के. तो उससे क्या होता है कि वो उनका जो इंटरेस्ट है वो बच जाता है, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होती है. ये गैप को टर्मिनेट करता है एम्प्लॉयर एंड मैनेजर के
सबसे ज़्यादा बेनिफिट कलेक्टिव बार्गेनिंग का यही होता है कि वो बातचीत कर पाते हैं एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स एक दूसरे से। इंडस्ट्रियल टाइम में पता है क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है कि एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स ना एक दूसरे से उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, उनके बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है वही इतना ज़्यादा होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट्स इश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। तो बार्गेनिंग जो है हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसके थ्रू हम क्या होता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ है ना, तो वो बातचीत कर पाते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो कम होता है, थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन नहीं होती। तो अब थर्ड पार्टी हम कह सकते हैं कि कोर्ट्स वगैरह तक एम्प्लॉयज़ नहीं जाते, स्ट्राइक्स वगैरह नहीं करते, उनका मैटर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर सॉल्व आउट हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ मैनेजर। अब जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होएगी तो मैनेजर अगर कोई न्यू रूल एस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो वो उनके आगे रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो है वो काउंटर ऑफर या काउंटर प्रपोजल उनको देंगे जो एम्प्लॉयर वाले लोग होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मैनेजर्स है ना, उनका जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का जो होता है ना अधिकार, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, तो उससे एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट हो जाता है। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल पीस भी रहेगी कि जब एक दूसरे से वो बातचीत कर कर अपने जो सोल्यूशंस हैं वो ले लेंगे, एक दूसरे से बार्गेनिंग कर लेंगे, तो इंडस्ट्रियल पीस मैनेज रहेगी, क्योंकि जो सारे के सारे डिसीजन होंगे उनमें एम्प्लॉयज़ की भी सहमति होएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसके प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर टोटल गाइस 7 स्टेप्स आते हैं। तो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हुए ये पता होना चाहिए कि हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग, हमने बातचीत एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में जो बातचीत होगी वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस बात पे होनी चाहिए, वो हमारे सामने बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए कि किस मुद्दे पे ले जाकर, किस डिस्प्यूट पे, किस टॉपिक पे हम वहाँ पे मीट करेंगे, एक मीटिंग में हम बातचीत करेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा। हम मान लेते हैं कि जो हमारी बातचीत हो रही है ना वो वेज रेट पे हो रही है, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो वेज रेट है, लेबरर्स कह रहे हैं बहुत कम है, तो इस चीज़ पे बातचीत हो रही है। अब वो कलेक्ट करेंगे इसके ऊपर डाटा। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये डाटा कलेक्ट करेंगे कि नहीं, हमारा जो वेज रेट है वो बहुत सही है, जो हमारी और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, सिमिलर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इससे कम रेट देती हैं, हम तो ऑलरेडी आपको हाई रेट देते हैं। तो वो उसके प्रूफ्स इकट्ठे करके लाएंगे, और जो लेबरर्स हैं वो ये प्रूफ्स इकट्ठे करके लेके आएंगे कि नहीं, आप हमें कम प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं सेम वो ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे ही हम प्रूफ्स एंड डाटा को भी कलेक्ट करते हैं, जो कि हम वहाँ पे मीट होएगी, जब हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस होएगा स्टार्ट, तो हम वहाँ पर अपने जो प्रूफ्स हैं वो रख सकें, जो अपनी चीज़ है उसको अच्छे से साबित कर सकें। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर। नेगोशिएटर की सिलेक्शन करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गाइज। अब एक बात सुनो, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो सारे के सारे तो वहाँ एक साथ बोलेंगे नहीं, अगर वो सारे बोलेंगे तो कोई उनकी सुनेगा नहीं। तो उनको एक ऐसे एम्प्लॉय को, 1-2 एम्प्लॉयज़ को ऐसे को अपनी उस पूरी की पूरी जो उनकी यूनियन है उसमें से सिलेक्ट करना होगा, जो उनकी बात को अच्छे से रख सके एम्प्लॉयर्स के सामने, और उनका उसके बात रखने का तरीका, उसकी कम्युनिकेशन का तरीका भी अच्छा हो, और उसको उस मैटर्स के बारे में, लेबर के जो हमारे लॉज होते हैं, सारे के सारे जो लॉज होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो यही चीज़ होती है कि ऐसा नेगोशिएटर सेलेक्ट करती है दोनों ही पार्टीज, एम्प्लॉयर्स भी और एम्प्लॉयज़ भी, कि जिसको सारे के सारे मैटर्स के बारे में नॉलेज हो और उसको कम्युनिकेट करना अच्छे से आता हो। फिर क्लाइमेट ऑफ नेगोशिएशन हो गया कि किस टाइम पर बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। उसके बाद हमारा आता है बार्गेनिंग स्ट्रेटजी एंड बार्गेनिंग टैक्टिक्स। तो स्ट्रेटजीज हमारी वो प्लान एंड पॉलिसीज होती हैं जो परस्यू करी जाती हैं बार्गेनिंग टेबल पे, और टैक्टिक्स वो स्पेसिफिक एक्शन प्लान होते हैं जो लिए जाते हैं बार्गेनिंग सेशन के अंदर। तो ये होते हैं। उसके बाद हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट करेंगे, हम एग्रीमेंट बनाएंगे, गुड फेथ बार्गेनिंग करेंगे। इसको हम गुड फेथ बार्गेनिंग भी कहते हैं, कि दोनों की दोनों पार्टीज एक बात पर आ गई तो हम हमारा जो एग्रीमेंट है उसको रिटन फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उन्होंने बातचीत करी बस मान गए, ऑरली कर लिया, नहीं, उसको रिटन फॉर्म में भी बनाया जाता है, उसको रिटन में लिखा जाता है, उस पर सिग्नेचर होते हैं, उसकी स्टैंपिंग करी जाती है कि हाँ जी ये एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, कि इतनी सैलरी पे, इतने वेजेस पे माने हैं, इतनी उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करी जाएगी, ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो वो एग्रीमेंट का फॉर्मलाइजेशन होएगा। उसके बाद जो वो एग्रीमेंट है वो एनफोर्स के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसके अंदर हमारी ये स्टेप्स गाइस इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। 4 टाइप की हमारी गाइस कलेक्टिव बार्गेनिंग
होती है, उसके फीचर्स क्या हैं। हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग 2 वर्ड्स के मेल से बना है, दैट इज़ कलेक्टिव एट बार्गेनिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरी साइड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत कर कर अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, जो उनकी रिलेशनशिप को गवर्न करता है, उसको फॉर्म करते हैं। बातचीत कर कर डिस्प्यूट्स को, मैटर्स को सॉर्ट आउट करते हैं। स्ट्राइक तक बात ना जाए, बात ज़्यादा इंक्रीज ना हो, तो बातचीत कर कर ही उसे पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो अगर आपको समझ अच्छे से आया हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कि कैसा लगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।